dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear student, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, 9th CBSE के लिए सर्कल चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 5 थ्योरम्स को डिस्कस कर लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी NCERT बुक के अंदर जो थ्योरम्स दे रखी हैं वो 12 थ्योरम्स दे रखी हैं, आउट ऑफ विच हमने 5 थ्योरम्स को लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया और आज हम और 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज की फर्स्ट थ्योरम है और आपकी बुक के अंदर जो 10.6 के नेम से दे रखी है उस थ्योरम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। स्टेटमेंट रीड आउट करता हूं। स्टेटमेंट है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स of a circle are equidistant from center of the circle। सर्कल के सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। तो फर्स्ट थिंग तो आपको यहां पर गिवन क्या है, इक्वल कोड्स। और बोल क्या रहा है, अगर वो कोड्स इक्वल हैं तो वो इक्विडिस्टेंट होंगी। मीन टू से व्हाट, कि अगर कोई सर्कल सपोज है और उस सर्कल के अंदर 2 कोड हैं, सपोज एक कोड ये रहा, इस कोड का नेम है AB, अदर कोड कोई दूसरा कोड है, इस कोड का नेम है PQ। सपोज इस कोड का नेम है क्या, PQ, और वी नो दैट कि हम जानते हैं दे आर इक्वल। देन हमें यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी, नाउ डिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, उस पॉइंट से उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ये पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस है। अब ये सेंटर भी एक पॉइंट है, यहां से इस कोड की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस होगी, और सपोज मैं इसको m से लिख रहा हूं तो OM डिस्टेंस होगी, और यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज ON, तो ON इस कोड की सेंटर से डिस्टेंस होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ दीज 2 कोड्स आर इक्वल देन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of these codes are equal, means कि OM will be equals to ON. If 2 codes are equal then they are equidistant from the center. क्लियर है बात? अगर इतनी बात आपको पता है देखना, तो आप इस थ्योरम का यूज आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं इसका प्रूफ को चेक करते हैं कि प्रूफ कैसे है। तो देखना जरा, प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि सर्कल की कोड्स क्या है, इक्वल, और हमें यहां पे प्रूव क्या करना है कि दे विल बी इक्विडिस्टेंट। ओके, तो हम सबसे पहले एक सर्कल को बनाएंगे और इस सर्कल के अंदर हमें गिवन है कि 2 इक्वल कोड्स है। लेट, मैंने एक कोड का नेम रखा AB और दूसरी कोड का नेम रखा CD, एंड हमें गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू क्या है, CD, एंड O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन करके OM परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या करेंगे बेटा, ड्रॉ परपेंडिकुलर OM, किसके परपेंडिकुलर, AB के, ठीक है, और दूसरा करोगे ON परपेंडिकुलर टू CD। तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इसका नेम है OM, और यहां से दूसरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इसका नेम है ON। क्लियर है बात? ठीक, अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आप यहां पर सर्कल बनाएंगे तो उसकी हेल्प से, सॉरी सर्कल नहीं, ट्रायंगल बनाएंगे तो उसकी हेल्प से इजीली हिट कर देंगे क्वेश्चन को। आपको प्रूव करना है कि OM इज इक्वल्स टू ON, तो उसके लिए आपने इसको एक ट्रायंगल का रूप दिया, तो आपने A को O से मिलाया, मीन ज्वाइन, क्या किया, ज्वाइन O to A, एंड दूसरा क्या करोगे आप, O to C कर लीजिए, O to C। आपने OA को ज्वाइन कर दिया और OC को ज्वाइन कर दिया। अब आपको these 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को लेकर के हम इसे प्रूव करेंगे। तो जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर हम फर्स्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल AMO
एंड दूसरा ट्राइंगल CNO। दोनों ट्राइंगल को पिक करेंगे और देखना, आपको सबसे पहली बात दिख रहा होगा कि सर OA जो है वो OC के इक्वल होगा। OA किसके इक्वल होगा? OA इज इक्वल्स टू OC। OA इज इक्वल्स टू OC क्यों है? बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, सो दैट्स व्हाई OA इज इक्वल्स टू OC। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप एक बात जानते हैं कि सर एंगल M जो है, मैं इसको AMO ना लिख के डायरेक्ट M लिख रहा हूं, ये एंगल N के इक्वल है। मेरा एंगल N से मतलब इससे है, बिकॉज बोथ क्या है सर? बोथ आर 90 डिग्री या बोथ आर राइट एंगल, सो दैट्स व्हाई M एंगल किसके इक्वल हो गया? N के। देखना जरा, अगर मैं बात करूं AM की, तो AM CN के इक्वल होगा। कैसे होगा? पहले आप जानो कि AB किसके इक्वल है? CD के। तो आप लिखेंगे बिकॉज AB इज इक्वल्स टू CD। ये आपको गिवन है कि नहीं? है गिवन। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 ना लिखें, इसको आप लिखे, इसको लिख देंगे 1, इसको लिख देंगे 2 और इसको लिखेंगे 3। आ रही है बात समझ? अब देखना, मैंने O से OM एक परपेंडिकुलर बनाया कोड पे, और आपको मैंने थ्योरम पढ़ाई थी क्या? 3rd नंबर के अंदर बताया था क्या कि परपेंडिकुलर पे अगर कोड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है, वो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो आप जानते हैं कि यहां पे OM जो है ये इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर AM इज इक्वल्स टू, सॉरी, AB इज इक्वल्स टू डबल ऑफ AM। रीजन देखना, आप देखो AM जो है ये AB का हाफ हो गया। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं कि AB जो है वो AM का क्या है? डबल है, बिकॉज M इज मिड पॉइंट। सो AM जो है, AM और BM दोनों इक्वल होंगे, सो दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूं कि AM और BM दोनों AB के हाफ हैं, या ये बोलूं कि जो AM है इसका डबल क्या हो जाएगा? AB। तो AM का डबल क्या हो गया? AB। बिकॉज आप बोलेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या करता है बेटा? बाइसेक्ट करता है किसको? कोड को। बाइसेक्ट द कोड, आप ऐसा लिख लेंगे। सेम AB जो है 2AM हो गया। और अगर मैं CD की बात करूं, तो यहां पे ON भी परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे क्या कि सर ये भी डबल ऑफ CN हो जाएगा, बिकॉज CN और ND दोनों ही इसके CD के क्या है? हाफ है। ठीक है, या ये कहूं CN का डबल क्या है? CD। तो CN का डबल क्या है? CD। इसके पीछे भी लॉजिक क्या है? सेम। क्लियर? अब आप AB और CD आपको पता है इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर मैं बोलूं, तो इक्वेशन 3 के अंदर में AB इक्वल्स टू CD है, तो आप बोलेंगे 2M इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2CN। 2 to 2 कैंसल आउट, यानी कि आप बोल सकते हैं OM इज इक्वल्स टू CN। ये इक्वेशन नंबर मिली आपको 4। आप देखो फर्स्ट, सेकेंड और इस फोर्थ का यूज करना। देखना, OA इज इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OC। OA अपने ट्राइंगल के अंदर क्या है सर? ये हाइपोटेनियस है। क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज 90 के अपोजिट है, और ये भी क्या है सर? ये भी हाइपोटेनियस है। मींस OA इज इक्वल्स टू OC, यहां से क्या आया? हाइपोटेनियस इक्वल्स हैं। M इज इक्वल्स टू N, अगर ये M इक्वल्स टू N मीन्स कि राइट एंगल इक्वल है। और AM इज इक्वल्स टू CN, AM इज इक्वल्स टू CN, जिसको मैं 3rd नंबर लिख रहा हूं। तो सर ये क्या हो गया? ये साइड हो गए। तो यस, तो आप बोल सकते हैं बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 4, है ना? इक्वेशन 1, 2 और 4 से क्या बोल सकता हूं? बाय RHS ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रेंट टू AMO। AMO, A की जगह क्या आएगा? A के सामने OM, और OM के इक्वल क्या हो जाएगा? A के सामने क्या आएगा? OM। A को एक बार के लिए छोड़ दीजिए, M के लिए देखिए, M के लिए क्या आएगा सर? N आएगा। अगर O की बात करूं तो O के सामने 3rd नंबर, और 3rd के सामने फिर O, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? O। बचा क्या? तो सर यहां पे बचा C। तो मैं बोल सकता हूं AMO इज कॉन्ग्रेंट टू CNO। अच्छा, अगर इतना इक्वल हो गया तो आप एक बात बताना, बाय CPCT। मैं इसके अंदर लिख सकता हूं सर बाय CPCT, बिकॉज आपको पता है करॉस्पॉन्डिंग साइड्स और करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सो यू कैन से दैट कि
ओ एम जो है ओ एम इक्वल होगा किसके, ओ एन के, बाय सी पी सी टी ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, एंड ओ एम और ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या भी बोल सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कोड की क्या है, डिस्टेंस। सो आपने प्रूव क्या कर दिया कि इफ कोड्स आर इक्वल देन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी ऑल्सो इक्वल। तो आपकी थ्योरम यही बोल रही थी कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है बात? ठीक, उम्मीद कर रहा हूं ये थ्योरम आपको समझ आ गई होगी। आपके बुक के अंदर ये थ्योरम है 10.6। क्लियर? नाउ मूव कर रहे हैं हम 10.7 की ओर। इसका जस्ट रिवर्स है, इस स्टेटमेंट को मैं यहां से इरेज नहीं करूंगा बिकॉज इसी का रिवर्स है। देखना जरा कि अकॉर्डिंग टू उसके क्या है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जो कोड्स हैं अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं तो वो क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। 10.7 थ्योरम है, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल होंगी लेंथ में। मतलब क्या कि अगर दो कोड दे रखी हैं आपको, ठीक है, और वो दोनों कोड जो हैं वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। मीनिंग सपोज करो कि एक यहां पर है, इसका नाम है पी क्यू, और दूसरी एक कोड है और इस कोड का नाम है एल एम। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि सर यहां से पी क्यू की जो डिस्टेंस है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है। इसकी जो डिस्टेंस है और इसकी जो डिस्टेंस है, मीनिंग ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या दे रखा है, इक्वल। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है, सेंटर यहाँ पे क्या एज्यूम किया हमने, O, तो अगर ये इक्वी डिस्टेंट है देन द कोड्स विल बी इक्वल, यानी कि पी क्यू और एल एम की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो मीनिंग ये हुआ कि अगर ये मान लो ओ एम और ओ एन बोल रहा हूं, कि यानी कि अगर ओ एम और इस डायग्राम के अंदर ओ एम और ओ एन इक्वल है, देन क्या होने वाला है, देन पी क्यू इज इक्वल्स टू होगा एल एम, यानी कि इसकी जो कोड्स होंगी वो इक्वल होंगी। फर्स्ट आपने क्या देखा था कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोड्स इक्वी डिस्टेंट हैं तो वो जो कोड्स अगर इक्वी डिस्टेंट हैं तो वो कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पर उल्टा देख रहे हैं आप, ठीक। तो देखना जरा, हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसी डायग्राम की हेल्प से आप समझने की कोशिश कीजिए। सपोज इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आपको यहां पर क्या करना है, आपको ओ एम इज इक्वल टू ओ एन गिवन है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि गिवन क्या है सर, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, है ना, डिस्टेंस इक्वल है, ये ऐसा गिवन है। ओके, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, गिवन है। अब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन क्या है देखना जरा, आप इस P को इस O के साथ में ज्वाइन करेंगे और इस L को इस O के साथ में ज्वाइन करेंगे, यानी कि आपने OP और OL को ज्वाइन करवाया। ये इसलिए किया क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएं और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का आप यूज कर पाएं। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ज्वाइन OP एंड OL। आपने OP और OL को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, मीन्स कि O को P से ज्वाइन किया, OL को O को L से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद नाउ आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट थिंग आप जो लेंगे वो इन दोनों ट्राइंगल्स को ही कंसीडर करना है। और ट्राइंगल क्या है सर, एक ट्राइंगल है जिसका नेम है OMP और दूसरा ट्राइंगल है जिसका नेम है ONL। फोकस करना, सबसे पहले ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन गिवन है, तो आप लिखेंगे ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन बिकॉज इट इज गिवन, ये आपको दिया गया है, गिवन है, ठीक। अगर मैं बात करूं 90 डिग्री की तो सर m इज इक्वल्स टू एंगल n होगा बिकॉज बोथ क्या है 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, दैट्स वाई आप इसका यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही 90 होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी,
OP की, तो सर OP जो है वो OL के इक्वल होगा, ये OP जो है ये OL के इक्वल होगा। क्यों होगा? बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप बताओ कि ये 90 डिग्री इक्वल, फिर आपको हाइपोटेनियस इक्वल मीन्स RH और एक साइड इक्वल है, तो आप यहां पर बोलेंगे बाय RHS, राइट एंड, है ना, राइट एंड ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस और अगर साइड इक्वल होती है तो दोनों RHS से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। सो बाय RHS ट्राइंगल। सबसे पहले मैं OMP लिख रहा हूं। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी लिखते टाइम देखना O के लिए क्या यूज होगा, तो O को एक बार छोड़ दो, M की बात करते हैं तो M के इक्वल क्या था? N, तो N लिख देंगे। ठीक, अब देखना P के लिए, P के सामने फर्स्ट नंबर और फर्स्ट के सामने क्या है? L, तो यहां पर क्या आने वाला है? O, बिकॉज बचा क्या है? O। तो आप बोल सकते OMP और ONL दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब अगर दे कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT, किससे? बाय CPCT। CPCT का मीनिंग क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या सर? MP इज इक्वल्स टू होगा NL, तो आप बोलेंगे MP इज इक्वल्स टू NL। अच्छा, MP इज इक्वल्स टू NL हो गया। अच्छा, एक बात यहां से समझना, मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या कि सर OM इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो देखना बिकॉज OM परपेंडिकुलर टू PQ, तो थ्योरम क्या बोलती है कि ये यहां पर इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट। बिकॉज किसी भी कोड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करता है, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर from the center to the code bisect the code। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कोड को अगर बाइसेक्ट करता है तो इतनी बात समझ लें, अगर ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीनिंग में ये बोल सकता हूं सर PM इज इक्वल्स टू MQ इज इक्वल्स टू PQ बाय 2। क्लियर? तो यहां से अगर मैं 2 इधर ले जाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि सर PQ इज इक्वल्स टू 2PM। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट कौन सी है सर? फर्स्ट है ये वाली। क्लियर? इसको तुम PM ना लिख करके MP लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, MP लिख लो, ये 2MP होगा, है कि नहीं? सेम इसी टाइप से अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखना ON जो है इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू LM, है कि नहीं है? ये भी LM के क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अगर फ्रॉम द सेंटर डालते हैं, फ्रॉम द सेंटर अगर सेंटर से डालते हैं टू द कोड पे डालते हैं तो वो क्या करता है? बाइसेक्ट द कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट द कोड। तो सेम रीजन हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि सर NL जो है, ये NL जो है ये NM के इक्वल होगा, NM के इक्वल होगा, और दोनों ही क्या होंगे? हाफ ऑफ LM होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सर ये जो LM है ये डबल ऑफ NL होगा इक्वेशन 3 से। क्लियर है बात? अब देखना फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाइड करूं बोथ साइड, तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड इन इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा 2MP इज इक्वल्स टू 2NL। अच्छा, 2MP का मतलब हो गया PQ, तो आप फ्रॉम 2 and 3 क्या बोल सकते हैं? 2 और 3 से क्या बोल सकते हैं? 2MP का मतलब क्या हो गया सर? PQ। और 2NL का मतलब क्या हो गया? 2NL का मतलब हो गया LM। तो आप बोल सकते हैं कि कोड्स आर इक्वल, क्योंकि PQ क्या है? एक कोड है, और LM भी क्या है? कोड। और अगर कोड्स इक्वल है, यही आपको प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही आसानी से आपने प्रूव कर लिया क्या कि अगर कोड्स इक्विडिस्टेंट होती हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल तो इक्वल लेंथ की होती है। तो 2 चीजें सीखी कि अगर इक्वल कोड्स हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, और अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंटर से तो वो कोड्स क्या होंगी? इक्वल। इज दैट क्लियर? ठीक, तो ये हमने 2 थ्योरम आज के इस सेशन में अभी तक कवर की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक, तो यहां पर देखना जरा बेटा, हम बात करेंगे अभी थ्योरम 10.8 की।
तो यहां पर 10.8 जो थ्योरम है उसके अंदर क्या बोलता है कि अगर हम देखना जरा बेटा, स्टेटमेंट है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अब देखना आर्क एंगल कैसे सबटेंड करती है, पहले उसको समझ लो। देखना, अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल के अंदर अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट ले रहा हूं, सपोज एक का नेम ए और दूसरे पॉइंट का नेम है बी, अगर मैं इन पॉइंट्स के बीच की ये पार्ट जो है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क, और ये ऊपर वाला भी क्या, आर्क, यानी कि पार्ट ऑफ अ सर्कल इन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स के बीच में सर्कल का कोई पार्ट जो होता है, यानी कि उसकी जो सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है उसे हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये आर्क जो है, ये यहां पर सेंटर अगर मैंने ओ लिया और इसको मैं अगर यहां से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, तो दिस इज एन एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, और ये आर्क कौन सी आर्क है बेटा, माइनर आर्क। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस एंगल ए ओ बी इज एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर। बट अगर यहां पर कोई भी पॉइंट लूं, सपोज ये मैंने पॉइंट लिया और मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं सेंटर ऑफ इस ए बी से और इस ए से, तो इस एंगल को बोलेंगे कि दिस एंगल इज ऑल्सो सबटेंडेड बाय दिस माइनर आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये आर्क है और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया इस आर्क के लिए। समझ आ रही है बात? तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर? अगर ये यहां पर माइनर थी, अगर मैं मेजर के लिए देखना चाहूं तो आप मेजर के लिए भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए ये कोई पी क्यू है। अब आपको पता है कि ये जो पी क्यू ऊपर वाली है ये एक आर्क है, ठीक है, और अगर ये सेंटर है तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, ये अंदर वाला, ऊपर वाला, ये एंगल सबटेंडेड बाय दिस मेजर आर्क। ये क्योंकि मेजर आर्क है तो दिस एंगल इज ऑल्सो सबटेंडेड बाय दिस मेजर आर्क। और अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं, सपोज कहीं पे भी इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इस आर्क के लिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एनी पॉइंट हो गया, और इसको जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यानी कि 3 नंबर जो थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल, क्या होता है, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द इट एट एनी पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। देखना जरा क्या है स्टेटमेंट, मैं लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। आपकी यहां पर ये थ्योरम हो जाएगी 10.8, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज, जो सेंटर पे आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट का मीनिंग क्या हुआ, इसी आर्क ने अगर सबटेंड किया, सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट in the remaining part of सर्कल। अगर सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी आप बनाओगे, सपोज ये कोई सर्कल है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब यहां पर अगर कोई आर्क है, सपोज मैंने ये वाली आर्क ली, इस आर्क का नेम रख दिया ए बी, तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर जो होगा, ठीक है, ये एंगल अगर सपोज करो जितना भी होगा, तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, और ये आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर कोई एंगल बनाएगी, सपोज यहां बनाया, अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, मीनिंग कि इसी आर्क ने
जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनेगा उससे क्या होगा, डबल होगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखना जरा प्रूफ, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार के लिए। प्रूफ है तो प्रूफ देखने के लिए हम यहां पर एक आर्क लेते हैं। देखना, ठीक, सपोज मैंने एक आर्क लिया और इस आर्क का नेम है ए बी, और एंगल्स यहाँ पर जो सेंटर पे बन रहा है, अगर सेंटर का नाम O है तो ये हो गया ए ओ बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ यूं ही अपनी मर्जी से C। ठीक, तो आप एक बात बताइए कि आपको अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये एंगल इसका क्या होगा, डबल। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब अ लाइन फ्रॉम सी, सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन फ्रॉम सी पासिंग थ्रू ओ। आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि कहां से ड्रॉ कर रहे हो, फ्रॉम सी, और पास किससे हो रही है, ओ से। तो आप इसको एक्सटेंड कर दोगे तो आपको यहां पर ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो। आपको ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है एक, और एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, एक ये ट्राइंगल और एक ये दो ट्राइंगल। तो आप इसको बोल सकते हैं कि सर ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा है जो कि कुछ इस शेप का है, जहां पर ये ए है, ये सी है और ये ओ है। इज दैट क्लियर? और दूसरा एक राइट हैंड साइड पे ट्राइंगल दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, जहां पे ये ओ है, ये बी है और ये क्या है, सी। आप एक बात समझें, अगर सपोज कीजिए मैं ओसी की और ओए की बात करूं, तो सर ये जो ओसी है ना, ये वाली ओसी, ये ओसी इस ओए के क्या होगी, इक्वल, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो आप बोल सकते हैं कि ये साइड इस साइड के क्या होने वाली, इक्वल। और आप एक बात जानते हैं कि अगर टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर इक्वल, देन एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स विल बी इक्वल। ये दो साइड्स अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। समझ आई बात? ठीक, इसी टाइप से अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर बात करूं तो OC और OB क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज दे बोथ आर ऑल्सो रेडियस ऑफ सेम सर्कल। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होने वाला है। तो OC किसके इक्वल है, OB के। OC इक्वल है क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दैट्स वाई यहां पे इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और मैं अगर इस एंगल को y से लिखता हूं तो ये एंगल भी क्या होगा, y। अच्छा, ये एंगल अगर आपका x है और ये एंगल अगर आपका y है, तो ये आपका एंगल ACB, यानी कि एंगल बाय द आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या है, x प्लस वाई। ठीक, और अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये बेटा क्या होगा, ये इस एंगल को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है, सम। तो मैं बोल सकता हूं, देखना जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप एक ट्राइंगल लेते हैं बेटा, अगर सपोज करो कि ये 30 है और ये आपका 50 है, तो ये बात श्योर हो जाती है कि ये पार्ट कितना होगा, 80। क्लियर? यानी कि ये एंगल, एक्सटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है, सम। तो ये 50 और 30 ये इंटीरियर एंगल्स हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका क्या होता है, सम होता है। तो यानी दो का सम होगा। तो अगर ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। लाइकवाइज इस एंगल की भी मैं बात करूं तो ये एंगल अगर y है, ये y है, तो ये जो एंगल है, ये इन दो इंटीरियर्स का क्या होने वाला है, सम। तो ये कितना हो जाएगा, 2y। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि सर ये 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2y। सो ये पूरा एंगल, यानी कि एंगल जो ACB था, एंगल ACB जो था, दैट वाज x प्लस वाई। और एंगल जो AOB है, ये क्या हो जाएगा सर, 2x प्लस 2y।
और यहां से 2 आया कॉमन, तो अंदर आया x प्लस वाई। अब आप देखो x प्लस वाई की जगह आप AC भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आप x प्लस वाई की जगह यहाँ AC भी रखोगे तो आप बोलोगे एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस वाई की जगह क्या आया, एंगल ACB। तो आप बोल सकते हो कि AOB जो है दिस इज डबल ऑफ एंगल ACB, यानी कि जो एंगल यहां पर बन रहा है उसका डबल होगा सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो आपने प्रूव कर दिया कि एंगल सबटेंडेंट बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेंट बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कहीं पर भी आप बनाओगे तो ये क्या बनेगा, इसका हाफ बनेगा, या यूं बोलूं कि यहां का एंगल जो होगा उसका यहां पे बना हुआ एंगल क्या होगा, डबल। क्लियर है बात। तो यहां से कुछ बेसिक से रिजल्ट निकल कर आते हैं, मैं उसे एक बार के लिए बता देता हूं। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे आप, तो इसे मैं मिटा दूं एक बार के लिए। ओके, यहां पर देखना इस थ्योरम से क्या है, यहां पर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट अगर आप रिजल्ट देखना चाहें तो फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा, तो देखना फर्स्ट रिजल्ट ये होगा बेटा कि सपोज करो अगर वो आर्क यहां से AB ये माइनर आर्क है, क्या है बेटा, माइनर आर्क। तो आपको ये बात पता है कि सर यहां पर अगर सेंटर O है तो सेंटर पे जो एंगल होगा ये कितना होगा, सर ये लेस देन 180 होगा। क्योंकि ये 180 कब होगा, जब ये A और B चल के यहां चले जाएंगे, मींस ये सेमी सर्कल बन जाएगा, तब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और ये एंगल क्या हो जाएगा, 180। पर बिफोर दैट ये एंगल क्या है, लेस देन 180। मींस कि एंगल सबटेंडेंट बाय माइनर आर्क जो है एट द सेंटर इज ऑलवेज लेस देन 180। दैट्स व्हाई यहां से जो एंगल इधर बनेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कहीं पे भी बनेगा, वो इसका हाफ होगा, यानी कि वो लेस देन क्या होगा, 90 होगा। सो लेस देन 90 होने का मीनिंग क्या हुआ, लेस देन 90 होने का मीनिंग हुआ कि ये एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेंट बाय माइनर आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, ऑलवेज लेस देन 90 होगा। आप चाहें तो आप बना के देख लेना, कभी भी 90 से बड़ा नहीं बनेगा। सेकेंड रिजल्ट जो निकल कर आता है वो क्या है, देखना जरा बेटा। रिजल्ट 2 निकल के आता है वो ये है कि ये यहां पर अगर मेजर आर्क है, मेजर आर्क का नेम मैं यहां पे PQ ले रहा हूं, सपोज ये P है और ये Q है। अगर मैं इस Q को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, इधर से ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज एंगल सबटेंडेंट बाय दिस मेजर आर्क। ये कौन सी आर्क है, मेजर PQ। तो मेजर PQ ने एंगल कौन सा बनाया, ये। तो अगर ये यहां से नीचे की ओर गया, मीन सेमी सर्कल से बड़ा हो गया, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180। ये 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एंगल सबटेंडेंट बाय दिस आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जो भी आएगा, सपोज अगर ये R पॉइंट है तो PRQ जो आएगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90, बिकॉज इसके हाफ से बड़ा होगा। 180 के हाफ मतलब 90 से बड़ा होगा, और 90 से बड़ा होने का मतलब कि ये कैसा हो गया, सर ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, है कि नहीं। और थर्ड जो रिजल्ट निकल कर आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो थर्ड रिजल्ट देखना, आपको पता है कि अगर मैं ना मेजर आर्क है ना माइनर आर्क है, अगर कोई आर्क सेमी सर्कल आर्क है, मीन्स ये P है, ये Q है और ये एक सेमी सर्कल आर्क है, तो सेमी सर्कल क्या, कौन सी आर्क है बेटा, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का मतलब ये पॉइंट से पास हो जाएगा। और अगर ये सेमी सर्कल है तो अगर मैं नीचे वाले को ले रहा हूं तो आप समझना ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सर ये 180 हो जाएगा, एग्जैक्ट 180। तो यहां से जो एंगल सबटेंडेंट बाय आर्क सेमी सर्कल आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल होगा, वो 180 का हाफ कितना होगा, 90। मीन्स सेम एंगल सबटेंडेंट बाय सेमी सर्कल आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ऑलवेज क्या होता है, 90। या आपको दिख रहा है कि सेमी सर्कल आर्क के करस्पॉन्डिंग जो कोड बन रही है, ये कोड क्या है, डायमीटर। क्या है बेटा, डायमीटर। तो आप बोल सकते हो एंगल सबटेंडेंट बाय डायमीटर इन द सर्कल
अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर डायमीटर अगर कोई एंगल बना रहा है तो ये ऑलवेज कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये थे इस थ्योरम के तीनों मेन रिजल्ट जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, अब हम वेरी इंपॉर्टेंट जो इसी थ्योरम के ऊपर से एक रिजल्ट निकल के आता है, उसको आपकी बुक के अंदर थ्योरम के नेम से दे रखा है 10.9, और आज के हमारी इस क्लास का लास्ट जो थ्योरम है उसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखना जरा बेटा, क्या है थ्योरम? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of the circle are equal. ठीक, तो आप एक बात बताओ, यहां पर सपोज करो एक सर्कल है, सेगमेंट किसको बोलते हैं? अगर मैंने यहां पर एक ए बी कोड बना दिया तो ये ऊपर वाला क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। इस सेगमेंट के अंदर किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल क्या होंगे? इक्वल। मतलब क्या कि अगर सपोज करो यहां पे पॉइंट ले रहा हूं मैं, इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं मैं P, तो एंगल सबटेंडेंट एट P ये हो जाएगा। अगर यहां पर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं और इस पॉइंट का नेम ले रहा हूं मैं Q, तो यहां पर जो भी एंगल होगा इस टाइप से बन जाएगा, एंगल सबटेंडेंट बाय दिस आर्क हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट ले रहा हूं थर्ड और इस पॉइंट का नेम रख रहा हूं क्या? R। ठीक, तो आप देखिए ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, दीज एंगल्स आर एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट के एंगल हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। ठीक, तो इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखना जरा बेटा कैसे प्रूव करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप एक सेगमेंट बनाएंगे। आप सेगमेंट समझ गए? ठीक है, तो आप एक सर्कल बना करके उसमें सेगमेंट बनाएंगे। ये कोई सर्कल है और इस सर्कल के अंदर सपोज करो, ये सर्कल ही अजीब सा बना है, नया बना लेते हैं बेटा। यहाँ पर सपोज कीजिए O है, ये A है, ये B है, इसे ज्वाइन कर दिया। तो अब आप सेगमेंट एक देखना, अगर मैं यहाँ से पॉइंट क्या लिया P, तो एंगल सबटेंडेंट बाय ए बी। ठीक, तो अगर एंगल सबटेंडेंट बाय ए बी, आर्क ए बी एट द सेंटर ओ इज थीटा, कुछ भी हो सकता है थीटा, तो अगर सेंटर पे एंगल इसने थीटा बनाया तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा बाय 2 बाय थ्योरम। तो आप क्या बोलेंगे? देखना जरा, आप जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में बोलेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू थीटा, लेट ए ओ बी इज इक्वल्स टू थीटा, लेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू थीटा, ब्रैकेट में लिख देना एंगल सबटेंडेंट बाय माइनर ए बी एट द सेंटर, है कि नहीं? ठीक, और अगर मैं बात करूं एंगल ए पी बी, इट इज इक्वल्स टू ए ओ बी बाई 2, मीनिंग ए ओ बी का मीनिंग थीटा बाई 2। रीजन क्या है कि एंगल सबटेंडेंट बाय आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज क्या होता है? डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेंट बाय दिस आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये होगा, तो आप यहां पर लिखेंगे एंगल remaining part of the circle is half। ये क्या होगा? हाफ होगा बाय थ्योरम। इसी टाइप से अगर सपोज कीजिए कि दूसरा एक पॉइंट है, दैट इज Q, और आप इसको बना रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर ए क्यू बी इज ऑल्सो एंगल ए ओ बी बाई 2 बिकॉज
ये भी सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होगा, तो ये भी कितना हो गया θ/2। और थर्ड अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ पर, अगर सपोज कीजिए आपने r लिया, तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट इज़ ऑलवेज ऑल्सो θ/2। ठीक है, तो आप यहाँ से इक्वेशन इसे फर्स्ट दे देंगे, इसे सेकंड, रीज़न आप सेम लिखेंगे। आप इसे बोल सकते हैं कि सर एंगल ARB इज इक्वल्स टू AOB/2 दैट इज ऑल्सो θ/2। तो ये कितना हो जाएगा 3। तो आप 1 2 3 से क्या बोलेंगे, 1 2 एंड 3 से क्या बोल सकते हैं, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AQB इज इक्वल्स टू एंगल ARB, क्योंकि तीनों ही क्या है θ/2 है। तो आप बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो गए, सो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये थी बेटा आज की क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ पूरा सेशन आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। मैंने यहाँ पे आपको 4 थ्योरम और कवर करवा दी। टोटल इस चैप्टर की 9 थ्योरम हमने कवर कर ली, 3 थ्योरम बाकी हैं, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप घर पे पढ़ते रहें और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।